हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास, जो सभी एच टेट, सी टेट, एम पी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो खासकर एच टेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज यहाँ पढ़ेंगे, नया चैप्टर है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या होती है एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है। तो विकास की प्रक्रियाओं में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु के द्वारा, कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। अर्थात अरस्तु का कहना है कि विकास जो होता है वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। विकास परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। मतलब विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है? विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों आता है। अगला है कि विकास के आयाम क्या क्या होते हैं। विकास के आयाम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास और क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। मतलब किसी भी व्यक्ति का विकास शारीरिक विकास हो सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है। मतलब विकास के कौन से आयाम हैं, विकास किन चरणों में होता है? सामाजिक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास, सांवेगिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। किसी व्यक्ति का इन क्षेत्रों में विकास हो सकता है। अगला है कि भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। मतलब जो भाषा का विकास होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। अगला पॉइंट है कि बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला वो परिवार होता है, या परिवार को माना गया है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। उसके पश्चात समाज को। सबसे पहला विकास की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। प्रथम केंद्र बिंदु परिवार ही होगा, उसके बाद समाज आएगा, या आस पड़ोस के लोग आएंगे। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है ये जानेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में भी सुधार इत्यादि के अंतर्गत आता है। वृद्धि जो होती है बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उनके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जैसे उसके अंतर्गत कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि। आगे है इसका, आगे देखेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन है, इसके आगे वृद्धि का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है।
वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। विकास का जो क्षेत्र होता है, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है रखता है। वृद्धि का एक भाग होता है विकास। अब वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ये रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और बालक के परिपक्व होने के साथ चलती रहती है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह है कि उसमें विकास भी हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विकास हो रहा है। मतलब कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। अतः ये भौतिक विकास को दर्शाता है, जबकि बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। मतलब कि बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं होती। वृद्धि जरूरी नहीं है कि हाँ, बालक के विकास में वृद्धि जरूरी है, लेकिन बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब या इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः ये भौतिक विकास को दर्शाता है, जबकि बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वृद्धि और विकास को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि बच्चे का पोषण, वृद्धि, वंशानुगत लक्षण या वंशानुगत, लिंग, वायु, प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शारीरिक क्रियाएं, ये सब विकास और वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। वृद्धि की आवश्यकताएं क्या होती हैं? वृद्धि की आवश्यकताएं या अवस्थाएं, वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है शैशव काल, जो इसका समय 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होना, संवेगात्मक विकास भी होता है। सीखने की क्षमता तीव्र होती है। बाल्यकाल, इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल का जीवन काल मतलब कि समय होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बालक का जो बाहरी जुड़ाव का होना, बालक का मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, इनका बाहरी जुड़ाव का होना, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, अनुकरण करते हैं एवं दोहराने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा यहाँ से पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था की जाएगी। भाषा जो होती है वो जो 0 से पूर्व बाल्यकाल जो होता है, पूर्व बाल्यकाल जो होता है वो सामाजिक करण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था 0 से 2 साल मतलब पूर्व बाल्यकाल होता है। दूसरा पढ़ेंगे उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का विकास होता है। पढ़ने के साथ स्मरण क्षमता का विकास, बच्चों में समूह बनाने की भावना का विकास और जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगता है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और फिर तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था, जिसे हम 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था वो किशोर अवस्था कहलाती है। अत्यंत जटिल अवस्था तथा व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है।
किशोरों की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि, प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। फिर है चौथा, युवा प्रौढ़ावस्था, जिसे 18 से 40 वर्ष कहा जाता है। किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। परिपक्व अवस्था, जिसे 40 से 65 वर्ष कहा गया है, परिपक्व प्रौढ़ावस्था। इसमें शारीरिक विकास में गिरावट, बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों का ढीलापन होना, ये परिपक्व प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। पांचवा इसके अंतर्गत आएगा, इसे हम पांचवा भी कह सकते हैं कि वृद्ध प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था, जो 65 वर्ष से अधिक के उम्र को कहा जाएगा। शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं, और शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर होना सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान पैदा हो जाती है। अधिगम के परिभाषा जानना है, जो विभिन्न लोगों ने अपने अनुसार दिया है। तो गेट्स ने कहा है कि गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। गेट्स ने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ए पील के अनुसार इन्होंने कहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ई पील के अनुसार उन्होंने कहा कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। मतलब क्रो ने कहा कि जो सीखना होता है वो आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। विकास की परिभाषाएं स्किनर के अनुसार है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक ने परिभाषित किया कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समाप्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। मतलब हरलॉक ने कहा कि जो बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समाप्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं किया जाता। किसी एक पक्ष पर मतलब कि विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, किसी एक पहलू पर नहीं। क्रो के अनुसार विकास की परिभाषा बताई गई कि जो बाल मनोविज्ञान है वो वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाएगा कि बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि उसी के आगे का ये है कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानना है। बाल विकास का सिद्धांत है कि निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, और गेसल के अनुसार ये कहा गया कि जो दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये किसने कहा था? गेसल ने कहा था कि दो व्यक्ति समान नहीं होता परंतु सभी बालकों में जो विकास का क्रम होता है वो एक समान चलता है। विकास क्रम की एक रूपता कहा गया है। इसमें यह है कि सभी मनुष्य जात के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। बालक की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। विकास सामान्य से
विशेष की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत अगला पॉइंट है। अगला है कि एकीकरण का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, अर्थात विकास लंबवत सीधा न होकर के वर्तुलाकार होता है। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर थे। मतलब कि आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के जो जनक कहे जाते हैं या प्रतिपादक जो हैं वो जॉन डोनाल्ड हैं। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया वंशानुगत और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। वृद्धि एवं जो विकास है वो वंशानुगत और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके दो भाग हैं। नंबर 1 होता है आंतरिक कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। अब आंतरिक कारक के अंतर्गत देखेंगे जैसे कि वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, वृद्धि कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति। बाह्य कारक के अंतर्गत आएगा गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये बाह्य कारण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौतिक वातावरण, जीवन की घटनाएं, स्वास्थ्य एवं परिवेश, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या है देखते हैं। परिभाषा जो है जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ये पैटरसन एवं वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुगत कहते हैं। गोडार्ड ने कहा था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती है। किसने कहा था? गोडार्डो ने कहा था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती है। ये किसने कहा था? तो ये गोडार्ड ने कहा था। ये पीटरसन एवं वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुगत कहते हैं। ये किसने कहा था? ये ए पीटरसन एवं वुडवर्थ ने कहा था। आगे पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी ये है कि सामाजिकरण से संबंधित सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत क्या हैं? सामाजिकरण से, जैसे स्वदर्पण का सिद्धांत, यह कूले ने दिया था। किसने दिया था? कूले ने दिया था। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा या इनके अनुसार जो भी है कि सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। कूले ने कहा था कि सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। मैं और अहम का सिद्धांत के जनक हैं मीड। इसके अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जन्मदाता थे दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के जनक दुर्खिम थे। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार
मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा? अनुकूलन। आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ अपने नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाएगा। आगे है समायोजन क्या होता है? समायोजन जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन क्या है? जब बालक अपने पुराने स्कीमा में अर्थात पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो वह प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिसके नाम नीचे दिए हैं। नंबर 1 है इंद्रगामित या इंद्रजनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। कितने? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा और लास्ट है औपचारिक अवस्था, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कही जाती है, जिसकी उम्र होती है 11 से आगे वर्ष तक होता है, या 11 से 18 वर्ष तक। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत भी थे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया था। दूसरा, कार्य क्रिया का अर्जन भी जीन पियाजे का। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक अवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है प्रायत नैतिकता की अवस्था, जिसका समय होता है 2 से 8 वर्ष तक। पियाजे ने कहा कि इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम, निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथ्य तथा दृढ़ प्रकृति के होते हैं। अर्थात पियाजे ने कहा था कि इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होती है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम, निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रकृति के होते हैं। आगे है आगे पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी ये है कि सामाजिककरण से संबंधित सिद्धांत क्या हैं। सामाजिकरण से, जैसे स्वदर्पण का सिद्धांत, यह कूले ने दिया था। किसने दिया था? कूले ने दिया था। स्वदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा, या इनके अनुसार जो भी है, कि सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। कूले ने कहा था कि सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। मैं और अहम का सिद्धांत के जनक हैं मीड। इसके अनुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जन्मदाता थे दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के जनक दुर्खिम थे। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार, मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती
है। जीन पियाजे का संगठनात्मक सिद्धांत या जीन पियाजे का संगठनात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा? अनुकूलन। आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ अपने नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाएगा। आगे है समायोजन क्या होता है? समायोजन जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन क्या है? जब बालक अपने पुराने स्कीमा में अर्थात पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो वह प्रक्रिया समावेशन कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जिसके नाम नीचे दिए हैं। नंबर 1 है इंद्रगामित या इंद्रजनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। कितने? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा और लास्ट है औपचारिक अवस्था जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कही जाती है जिसकी उम्र होती है 11 से आगे वर्ष तक होता है या 11 से 18 वर्ष तक। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत भी थे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया था। दूसरा कार्य क्रिया का अर्जन भी जीन पियाजे का। नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक अवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है प्रायत नैतिकता की अवस्था जिसका समय होता है 2 से 8 वर्ष तक। पियाजे ने कहा कि इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष अपरिवर्तनशील तथ्य तथा दृढ़ प्रकृति के होते हैं। अर्थात पियाजे ने कहा था कि इस अवस्था का उद्भव बालकों में असमान अंतःक्रिया से होती है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रकृति के होते हैं। आगे है पियाजे के दूसरी नैतिक अवस्था को कहा जाता है स्वायत्त नैतिक की अवस्था जिसकी उम्र 9 से 11 साल होती है। इस काल में नैतिकता बच्चों के समक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है। अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम और कानून लोगों के द्वारा विकसित